एवरीवन, दिस इज मानवी शर्मा। वेलकम टू डीएलएड बीएड एकेडमी। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बेहतरीन ईवीएस मैराथन, जिसमें आपके लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चंस हैं। ये सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो चलिए अपना सेशन शुरू करते हैं। और बच्चों, सेशन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बता देना चाहती हूँ कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है डीएलएड बीएड एकेडमी, जहाँ पर आपको डीएलएड और बीएड की सब्जेक्ट्स के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अगर आप लोगों को किसी को भी डीएलएड या बीएड की किसी भी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहिए तो आप लोग हमें वहाँ पर हमारे टेलीग्राम चैनल पर हमें ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आप क्लास के लास्ट में हमें आप कमेंट सेक्शन में अपने सब्जेक्ट का नाम और अपना नाम मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का सुझाव कब दिया गया था? सन 1970 में, सन 1971 में, या 1972 में? बताइए बच्चों। तो बच्चों, इसका सही आंसर है 1972, ठीक है। 1972 में जो है वो पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का सुझाव दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक आवश्यकता होती है? जौ, मक्का, गन्ना या गेहूं? बताइए। तो बच्चों, जिस फसल के लिए प्रति हेक्टेयर पानी की सर्वाधिक सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है वो होती है किसके लिए? गन्ने के लिए, ठीक है। गन्ने के लिए सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? बताइए बच्चों। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा या मध्य प्रदेश? बताइए। जो घना पक्षी विहार है वो किस राज्य में स्थित है? बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान, ठीक है। राजस्थान में घना पक्षी विहार है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बगलिहार परियोजना संबंधित है किससे? बताइए। जो बगलिहार प्रोजेक्ट है वो किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से, जम्मू कश्मीर से, हरियाणा से या फिर उत्तर प्रदेश से? बताइए। तो बच्चों, जो ये बगलिहार परियोजना है ये जल विद्युत परियोजना है, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में है। ये किस नदी पर बना हुआ है बच्चों? अगर बात करें कि ये किस नदी पर बना हुआ है तो ये चिनाब नदी पर स्थित है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर के चिनाब नदी पे, ठीक है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? गुजरात, गोवा, राजस्थान या महाराष्ट्र? बताइए। ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमा जो है वो समुद्र से नहीं लग रही है? बताइए। गुजरात, गोवा, राजस्थान या महाराष्ट्र? तो बच्चे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान, ठीक है। क्योंकि गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र ये सब तो समुद्र के किनारे ही हैं, लेकिन राजस्थान किसी भी समुद्र के किनारे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? जीवाश्म, चट्टान, पेड़ या फिर ए व बी दोनों? बताइए। बच्चे, इसका सही आंसर है पेड़, ठीक है। पेड़ों की उम्र भी इससे पता ही लगाई जा सकती है कार्बन डेटिंग से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो ग्रह हैं जो पृथ्वी की तुलना में सूर्य के निकट हैं? बताइए। बृहस्पति और बुध, वरुण एवं शुक्र, मंगल एवं शनि या फिर शुक्र एवं बुध? बताइए। तो बच्चों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, शुक्र एवं बुध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक गेहूं की पैदावार भारत के किस राज्य में होती है? मतलब गेहूं है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पैदा होते हैं? मतलब उसकी जो फसल है उसकी पैदावार सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में या फिर मध्य प्रदेश में? बच्चों, इसकी जो सबसे ज़्यादा पैदावार होती है वो होती है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे बच्चों? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना, भाखड़ा नंगल डैम प्रोजेक्ट किस नदी पर बना हुआ है? सतलज, तुंगभद्र, गंगा या रिहंद? बताइए। तो बच्चे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सतलज, ठीक है। जो सतलज नदी है उस पर ये बांध परियोजना बनी हुई है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन है बताइए। जो ग्राउंडनट है, मूंगफली है, उसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर उत्पादक कौन है। भारत, सूडान, ब्राज़ील या फिर चीन। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन। भारत जो है वो दूसरे स्थान पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, सूर्य के सबसे समीप कौन सा ग्रह है। बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। ये आप सब लोगों को पता होगा, बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, दिग्बोई असम किस उद्योग के लिए जाना जाता है। लोकोमोटिव, कच्चा तेल, कोयला या फिर लोहा। बताइए बच्चों, इसका सही आंसर है कच्चा तेल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जो दिग्बोई असम जो है वहाँ पे कच्चा तेल जो है कच्चे तेल का उद्योग होता है वहाँ पे, ठीक है, बिजनेस होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत है कौन सी परत है बताइए। समताप मंडल, वायुमंडल, क्षोभ मंडल या फिर मध्य मंडल। बताइए कौन सा मंडल है जो सबसे निचली परत है। तो बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क्षोभ मंडल, जी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर भी कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का एक मुख्य बंदरगाह है, यानी कि पोर्ट है। बताइए कौन सा है, कांडला, विशाखापत्तनम, करिकल या पौंडीचेरी। बताइए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विशाखापत्तनम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समुद्र समीर बनती है। बताइए समुद्र समीर कब बनती है, दिन के समय, रात के समय, दोनों समय या फिर मौसमी। बताइए बच्चे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिन के समय, ठीक है। जो समुद्र समीर है वो दिन के समय में बनती है, ठीक है। जावा मानव संबंधित है किससे। बताइए काकेशाइड प्रजाति से, मंगोलायड प्रजाति से, नीग्रोयाड प्रजाति से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइए जो जावा मानव है वो किस प्रजाति से संबंधित है। बताइए बच्चों। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मंगोलायड प्रजाति से जावा मानव जो है वो संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा साक्षर प्रदेश है, यानी कि जो सबसे बड़ा इस कह सकते हैं सब बिगेस्ट लिटरेट स्टेट जो है वो अपने भारत का वो कौन सा है। बताइए मोस्ट लिटरेट स्टेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल, ठीक है, केरल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ठंडी जलधारा है। बताइए गल्फ स्ट्रीम धारा, कनारी धारा, मोजाम्बिक धारा, अलगाज धारा। बताइए तो जो सबसे जो ठंडी जलधारा है वो है गल्फ स्ट्रीम। कौन सी, गल्फ स्ट्रीम, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है। बताइए मतलब भारत में पेट्रोलियम का सबसे बड़ा स्थान कौन सा है। कच्छ की खाड़ी, गंगा यमुना बेसिन, खंबात की खाड़ी या फिर मुंबई हाई। बताइए तो जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मुंबई हाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। बताइए किलोमीटर्स में है। बताइए पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो है वो कितनी है। 16.98 करोड़ किलोमीटर, 14.98 करोड़ किलोमीटर, 18.06 करोड़ किलोमीटर, 12.98 करोड़ किलोमीटर। बताइए बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 14.98 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। गंगा, सोन, गंडक, कोसी। आई होप ये क्वेश्चन तो आप सभी लोग ही जानते होंगे। तो बिहार का शोक बच्चों कोसी नदी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, कोसी नदी को। द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। बताइए कौन से ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति। बताइए तो बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शुक्र, ठीक है। ऐसे दो ही ग्रह हैं जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बुध और शुक्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोडाई कनाल पर्वतीय स्थान स्थित है, कहाँ पे स्थित है। बताइए कोडाई कनाल जो पर्वतीय स्थान है वो कहाँ पर स्थित है।
सेवराय पहाड़ियों में, पालनी पहाड़ियों में, इलायची पहाड़ी में या नल्ला मलाई पहाड़ियों में? क्या नाम है, लिया भी नहीं जा रहा। नल्ला मलाई। बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए इसके बारे में ऐसा है कि ये जो कोडाई कनाल है ये पालनी पहाड़ियों में स्थित है। ठीक है, और ये पालनी पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, तो ये जो पालनी पहाड़ी है इसमें एक शहर है जिसका अर्थ है जंगल का उपहार। ठीक है, इसे हिल स्टेशन की राजकुमारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसमें जो शहर है उसको हिल स्टेशन की राजकुमारियों के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान है, बताइए। 10वां, 5वां, दूसरा या 7वां? बताइए। तो बच्चों जो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का जो स्थान है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 7th। ठीक है, 7वां स्थान है भारत का। बाघ परियोजना कब आरंभ की गई थी? बताइए। टाइगर प्रोजेक्ट कब स्टार्ट किया गया था? 1973 में, 1976 में, 1978 में या फिर 1983 में? बताइए। बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1973 में बाघ परियोजना आरंभ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सन 1972 का पर्यावरण दिवस का विश्व पर्यावरण दिवस का अनौपचारिक सम्मेलन किस देश में हुआ था? बताइए। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, चीन में या फिर ग्रेट ब्रिटेन में? बताइए। बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। ठीक है, यहाँ पर जो है विश्व पर्यावरण दिवस का अनौपचारिक सम्मेलन हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बाइलिंगुअल क्वेश्चंस आ गए हैं कुछ। डैश इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट इज कंसर्न्ड विद द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड ह्यूमंस प्लेस विद इन इट। बताइए ऐसा मतलब डैश दर्शन की एक शाखा है, कौन सी एक दर्शन की शाखा है जो प्राकृतिक वातावरण और उसके भीतर मानव के स्थान से संबंधित है? बताइए। पर्यावरण दर्शन, राजनीति मीमांसा, समाजशास्त्रीय दर्शन या इनमें से कोई नहीं? बताइए। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण दर्शन। ठीक है, एनवायरमेंटल फिलोसफी। ठीक है, ये ऐसा दर्शन है जहाँ पे प्राकृतिक एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट और मानव के स्थान से संबंधित जो है बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज डेवलप्ड फॉर द एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। पर्यावरण प्रबंधन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण विकसित किया गया है? एडहॉक अप्रोच, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, सिस्टम्स अप्रोच या फिर ऑल ऑफ देम? बच्चों अगर बात करें तो ये सभी जो हैं इसमें इसके जो है अप्रोच हैं वो डेवलप किए गए हैं एनवायरमेंटल मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। डिटेल्स इनकी डिटेल्स हम बच्चों जब थ्योरी क्लास चलेगी तब देखेंगे, अभी इतना टाइम नहीं है, आपके एग्जाम्स नियर हैं तो अभी ऐसे ही चलने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। EMS स्टैंड्स फॉर, EMS का पूर्ण रूप क्या है? एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, इकोसिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम, इकोसिस्टम मैनेजमेंट स्ट्रक्चर या फिर नन ऑफ दीज? बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम, अच्छा ये है इकोसिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंध प्रणाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। EMS सिस्टम अप्रोच हेल्प्स टू, जो EMS प्रणाली जो अभी हम बात कर रहे थे इकोसिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम की, तो उसका वो किस में मदद करता है? एक सक्रिय पर्यावरण दृष्टिकोण का विकास करने में, सभी कार्यों के लिए एक संतुलित दृश्य सुनिश्चित करने में, प्रभावी निर्देशित पर्यावरण लक्ष्य सेटिंग सक्षम करता है या फिर इन सभी को? बताइए बच्चों। बच्चे इसका सही आंसर है ऑल ऑफ देम। ठीक है, ये सारे ही काम EMS सिस्टम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गोल और एम ऑफ द एनवायरमेंटल एजुकेशन। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण शिक्षा का लक्ष्य या उद्देश्य नहीं है? मतलब हम जो बच्चों को एनवायरमेंटल एजुकेशन देते हैं तो उसका क्या लक्ष्य नहीं है? सामाजिक और राजनीतिक निर्भरता के बारे में स्पष्ट जागरूकता और बढ़ावा देना, सही बात है। टू हेल्प स्टूडेंट गेटिंग गुड मार्क्स, नहीं ये ऑप्शन नहीं है। ठीक है, बाकी के दो ऑप्शंस भी देख लेते हैं। टू प्रोवाइड एवरी पर्सन विद अपॉर्चुनिटी, ठीक है, अपॉर्चुनिटी है तो ये तो अपॉर्चुनिटी तो भाई अच्छा शब्द है। ठीक है, अवसर प्रदान करना ये काफ़ी पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर वही है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि हमें जो है अच्छे अंक लाने में बच्चों की मदद नहीं करनी है। ठीक है, क्या हम इसलिए पर्यावरण शिक्षा पढ़ाते हैं कि बच्चे अच्छे अंक ला सकें? नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है,
अंक का यहाँ किसी से कुछ लेना देना नहीं है अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन। मतलब निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? जागरूकता, ज्ञान, कौशल या फिर स्कोरिंग ग्रेड्स देना। तो ये तो वही क्वेश्चन है, उसी से जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो इसका आंसर भी आप लोग बच्चे अच्छे से जानते ही होंगे। इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन नंबर 4, स्कोरिंग विद ग्रेड्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ एनवायरनमेंट। निम्नलिखित में से कौन से एक प्रकार का वातावरण नहीं है? प्राकृतिक वातावरण, औद्योगिक वातावरण, सामाजिक पर्यावरण या फिर राजनीतिक पर्यावरण। बताइए बच्चों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। ये कोई एनवायरनमेंट का टाइप नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर टीचिंग मेथड्स ऑफ द एनवायरमेंटल एजुकेशन। मतलब इनमें से कौन सा शिक्षण विधियाँ इनमें से कौन सी नहीं है पर्यावरण शिक्षा के लिए, ठीक है। प्रयोग के तरीके, परियोजना, सर्वेक्षण, ये सभी। तो बच्चों ये एनवायरमेंटल एजुकेशन में तो ये सभी विधियाँ जो हैं अपनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डैश इज अ टीचर facilitated collaborative approach in which students acquires and apply knowledge and skills to define, solve realistic problems using a process of extended inquiry। डैश एक शिक्षक है जो सहयोगात्मक दृष्टिकोण की सुविधा देता है, जिसमें छात्र विस्तारित पूछताछ की प्रक्रिया का उपयोग करके यथार्थवादी समस्याओं को हल करने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं और लागू करते हैं। बताइए बच्चों, बताइए तो वो कौन से तरीके हैं जिसकी वजह से बच्चे जो हैं यथार्थवादी समस्याओं को हल करने के लिए ज्ञान और कौशल प्राप्त करते हैं और लागू करते हैं। बताइए, प्रयोग के तरीके, परियोजना के तरीके, सर्वेक्षण के तरीके या फिर व्याख्यान के तरीके। बच्चों इसका सही आंसर होगा परियोजना के तरीके, यानी कि प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश मेथड इज यूज्ड टू कम्युनिकेट एन आइडिया सच एज लाइफ चार्ट्स, पोस्चर, पीपीटीज एक्सेट्रा, ठीक है। कौन सी पद्धति है जिसका उपयोग किसी विचार को संप्रेषित करने के लिए किया जाता है, जैसे कि जीवन चार्ट, आसन, पीपीटी एक्सेट्रा। प्रदर्शन के तरीके, सर्वेक्षण के तरीके, प्रयोग के तरीके या फिर प्रदर्शनकारी के तरीके। बताइए, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, सर्वे मेथड, एक्सपेरिमेंट मेथड, डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड। बताइए बच्चे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड, प्रदर्शनकारी तरीके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ सिस्टम फॉरेस्ट। मतलब इनमें से कौन सा एक प्रकार है सिस्टम फॉरेस्ट का? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, डेसिडस फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट या ऑल ऑफ दीज। उष्ण कटिबंधीय वन, पर्णपाती वन या फिर शंकुधारी वन। बताइए, या फिर ये सभी। बच्चे इसका आंसर है ये सभी, ठीक है। ये सारे ही सिस्टम फॉरेस्ट के प्रकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट इज कंसीडर्ड एज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ वर्ल्ड्स कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन, ठीक है। तो आपको ये बताना है इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है जो कि वर्ल्ड की कमर्शियल एनर्जी कंजम्पशन का सबसे बड़ा सोर्स है। बताइए, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस एंड न्यूक्लियर। बताइए बच्चे, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑयल, ठीक है। पहले कोल था लेकिन अब ऑयल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द टू फॉर्म्स ऑफ अल्कोहल आर इंक्लूडेड इन बायोफ्यूल्स। यानी कि जैव ईंधन होते हैं उसमें अल्कोहल किन दो फॉर्म्स में होती है? एथेनॉल एंड मिथेनॉल, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, मिथेनॉल एंड प्रोपेनॉल या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए बच्चों। तो बच्चे इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इथेनॉल एंड मिथेनॉल, ठीक है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ह्यूमन एक्टिविटी कैन डिक्रीजेज द ऑक्सीजन लेवल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहती है उसका लेवल ह्यूमन एक्टिविटी का कौन सी ह्यूमन एक्टिविटी उसका लेवल जो है वो डिक्रीज कर देती है, कम कर देती है? डिफॉरेस्टेशन, एनिमल हंटिंग, माइनिंग या फिर बोथ ए एंड सी। बताइए
बच्चे इसका सही आंसर है डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, पेड़ जब कट जाते हैं तो ऑक्सीजन लेवल अपने आप ही कम हो जाएगा, क्योंकि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लार्ज नंबर ऑफ इंटरलिंक्ड चेन्स इन एन इकोसिस्टम टुगेदर फॉर्म, मतलब एक बड़ी संख्या में अगर जो फूड चेन जो होती हैं उनको इंटरलिंक्ड कर दिया जाए इकोसिस्टम में, पारितंत्र में, जो खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं काफ़ी नंबर्स में, उनको इंटरलिंक कर दिया जाए तो फिर क्या बनता है? नाइट्रोजन साइकिल बनता है, कार्बन साइकिल बनता है, फूड वेब बनता है, या फिर फूड चेन बनती है? बताइए। तो बच्चों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फूड वेब। क्या है? फूड वेब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइप ऑफ फॉरेस्ट ग्रोन इन द हिमालयन माउंटेन रेंज इज कॉल्ड, यानी कि जो हिमालय पर्वतीय श्रृंखला है वहाँ पर किस तरह के वन जो हैं उगते हैं? ब्रॉड लीव्स फॉरेस्ट यानी कि चौड़ी पत्तियों वाले वन, या फिर कॉनीफेरस, ठीक है, जो शंखु हिंदी मेरे को नहीं आती इसकी, कॉनीफेरस फॉरेस्ट, और या फिर डेसिडस फॉरेस्ट। ठीक है, हिंदी आप लोग देख लीजिएगा, पर इसका सही आंसर जो है वो है कॉनीफेरस। तो जो कॉनीफेरस फॉरेस्ट वो होते हैं जिनकी जो पत्तियां होती हैं वो झुकी हुई होती हैं, और पता है बहुत नुकीली होती हैं, एकदम निडल लाइक, सुई की तरह नुकीली होती हैं। और जो उनकी ब्रांचेस होती हैं, कॉनीफेरस फॉरेस्ट की जो ब्रांचेस होती हैं वो नीचे की तरफ स्लोप, नीचे की तरफ झुकी हुई होती हैं, ताकि जो भी वहाँ पे हिमालय में जैसे कि बर्फीला इलाका है तो जो बर्फ़ पड़ती है तो वो उन पर से आसानी से फिसल के नीचे गिर जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट यूज ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी कि जो वन है उनका कौन सा उनके प्रोडक्ट्स में से कौन सा डायरेक्ट यूज़ नहीं है? बैम्बो फॉर बास्केट्स, हाँ बैम्बो तो हम डायरेक्ट ले सकते हैं। मेडिसिन भी हम डायरेक्ट, जैसे पत्तियों से हमने कोई मेडिसिन बना दी तुरंत, वो भी। ग्रेस फॉर ग्राजिंग, हाँ जब मतलब जो जो भी जानवर हैं जैसे कि गाय, बकरी, भेड़, या फिर रैबिट जो भी हैं, तो ये डायरेक्ट ही घास को खा लेते हैं। बट जो गम्स एंड रेजिन्स हैं, ठीक है, यानी कि जो गोंद होते हैं वो सब क्या है? वो डायरेक्ट नहीं बनते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है, तो वो प्रोसेस प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉरेस्ट सर्विस, मतलब इनमें से हमें वन जो है वो कौन सी सेवा देते हैं? रिड्यूसेस द सरफेस रन ऑफ रेन वाटर, प्रिवेंट सॉइल इरोजन, रेगुलेट द लोकल टेम्परेचर, या फिर ऑल ऑफ दी अबव? बताइए। अच्छा, इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, क्योंकि जो वन होते हैं वो सॉइल इरोजन में भी सॉइल इरोजन को रोकते हैं, और जो टेम्परेचर होता है उसको भी रेगुलेट करते हैं, और जो सरफेस पे दौड़ रहा बारिश का पानी होता है उसको भी कम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रीजन फॉर द फॉरेस्ट लॉस, मतलब इनमें से वो कौन सा कारण नहीं है जो कि वन लॉस के लिए है, यानी कि जैसे पौधे जो कम हो रहे हैं, जो वन जंगल कम होते जा रहे हैं, इनमें से वो कौन सा कारण नहीं है? इंक्रीजिंग यूज ऑफ वुड, भाई ये तो कारण है। ठीक है, जंगलों को काटा जा रहा है, वनों को काटा जा रहा है, और लकड़ियों का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ठीक है, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज़, ठीक है, लेकिन स्पीशीज़ का विलुप्त होना ये कोई कारण नहीं है। ठीक है, एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ फ्यूल वुड्स, हाँ वुड का जो ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं उसकी वजह से जंगल काटे जा रहे हैं। माइनिंग एंड बिल्डिंग डैम्स, हाँ बांध बना रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम वनों को काट देते हैं। तो लेकिन जो ऑप्शन नंबर बी है वो इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, जवार एंड बाजरा ग्रो इन द एरियाज दैट हैव, जो ज्वार और बाजरा है वो कौन से क्षेत्र में पैदा होता है जहाँ पर हाई मॉइस्चर होता है, मतलब ज़्यादा मॉइस्चर होती है, लिटिल मॉइस्चर कम मॉइस्चर होता है, नो मॉइस्चर जहाँ पे बिल्कुल भी नमी नहीं होती है, या फिर नन ऑफ दी अबव? बताइए। तो बच्चों, जो ज्वार और बाजरा है वो ऐसे इलाके में होता है जहाँ पर नमी जो है वो कम मात्रा में होती है, यानी कि लिटिल मॉइस्चर इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोजियोग्राफिक जोन ऑफ इंडिया? ठीक है, तो बताइए इनमें से कौन सा बायोग्राफिक जोन नहीं है भारत का? बायोजियोग्राफिक जोन, द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स, साउथ ईस्ट जोन, या नॉर्थ ईस्ट जोन? बताइए बच्चों। बच्चों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, साउथ ईस्ट जोन। ठीक है, साउथ ईस्ट जोन में, जो साउथ ईस्ट जोन है भारत का, वो स्पीशीज़ और प्लांट्स इनमें जो है वो रिच नहीं है। ठीक है,
वहाँ पे बहुत कम ही स्पीशीज़ पाई जाती हैं और वहाँ पे जो वेजिटेशन है वो भी बहुत कम है। What will be the impact of the absence of ants in the earth on the earth? बताइए क्या होगा अगर पृथ्वी पर चींटियां गायब हो जाएंगी तो? नो इफेक्ट, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। डिस्ट्रॉयज लाइफ, लाइफ बर्बाद हो जाएगी। अ लिटिल एडवर्स इम्पैक्ट, कुछ हल्का ही प्रभाव पड़ेगा। या डिक्रीज इन टर्माइट्स, टर्माइट्स में कमी हो जाएगी। तो बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइफ जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि आंट्स जो हैं वो हमारी लाइफ में काफ़ी योगदान देते हैं। जैसे कि सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, अगर चींटियां ना हो तो उसमें नीचे हवा, एयर नहीं जा पाएगी, ठीक है। चींटियों की वजह से ही उसमें सॉइल में एयर जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से सॉइल जो है वो फर्टाइल भी होती है। और जो अगर चींटियां नहीं होंगी तो पता है जो टर्माइट्स हैं उन वो काफ़ी संख्या में, काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन में पैदा हो जाएंगी, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हो जाएगा पूरी धरती का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेम द ड्रग एसोसिएटेड विद द प्लांट सोर्स टी और कॉफ़ी। मतलब उस ड्रग का नाम बताइए जो कि टी और कॉफ़ी से हमें मिलता है, उससे जुड़ा हुआ है। ओपियम पॉपी, थॉर्न एप्पल, कैफेन या कैम्फो, बताइए 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 बच्चे, इसका सही आंसर क्या होगा? तो बच्चे इसका सही आंसर होगा कैफेन। क्या होगा? कैफेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। व्हाट आर द नंबर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स इन द वर्ल्ड? जो विश्व में जितने भी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं उनके कितने नंबर्स हैं? 18, 28, 32 या 36, बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 36, ठीक है। 36 हॉट स्पॉट्स हैं कुल मिला के पूरे विश्व में, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट, ठीक है। Which of the following gases are not permitted to release by the Government Prevention and Control of Pollution Act? मतलब इनमें से कौन सी गैसेस हैं जिनको सरकार ने मंजूरी नहीं दी है कि उनको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए या उनको रिलीज़ किया जाए, बताइए। कौन से एक्ट के तहत? गवर्नमेंट प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट, बताइए। इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दी अबव, क्योंकि बच्चों ये जितनी भी गैसेस हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जितनी भी गैसेस हैं ये सारी पॉइजनस गैसेस हैं, जो कि बहुत जहरीली गैसेस हैं, ठीक है। तो इसलिए सरकार ने इन पर रोक लगा रखी है कि इनका अगर कहीं भी इस्तेमाल हो रहा है तो वो लिमिटेड हो, ठीक है, और किसी रीज़न से हो, बिना रीज़न के इनका कोई ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करेगा। ये इन्वायरमेंट को बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पर्यावरण वो सॉरी परिवार प्रत्यय की उत्पत्ति हुई है, बताइए किस शब्द से हुई है, कौन से भाषा से हुई है, बताइए। तो परिवार प्रत्यय की उत्पत्ति जो हुई है वो बच्चों रोमन शब्द फैम्यूलस से हुई है। कहाँ से हुई है? रोमन शब्द फैम्यूलस से, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा संयुक्त परिवार व्यवस्था के लिए सही कथन नहीं है? परिवार में संयुक्त रसोई होती है, सही बात है। उत्पादन साधनों पर ना कि उपभोग पर सभी का स्वामित्व होता है। देवी देवताओं की उपासना का एक सामान्य स्थान होता है। उत्पादन साधना पर परिवार का सामूहिक स्वामित्व होता है, सही बात है। तो ये तीनों ऑप्शन सही है हमारे, लेकिन जो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो गलत है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इसमें नहीं पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है, बताइए। सामाजिक संरचना की जो केंद्रीय इकाई है वो क्या है? गोत्र, वंश, परिवार या उक्त सभी, बताइए। बच्चों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, परिवार, ठीक है। जो सामाजिक संरचना की जो केंद्रीय इकाई है वो है परिवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव समूह की सबसे छोटी इकाई है, बताइए। परिवार, मोहल्ला, ढाणी या गांव? पर मानव समूह की जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है बच्चों? वो है परिवार। क्या है? परिवार। निम्न में से कौन सी विशेषता प्रकार एक परिवार की नहीं है? सामाजिक समूह, सामाजिकरण, आर्थिक सहयोग या गृह क्लेश, बताइए। तो इसका सही आंसर है बच्चों गृह क्लेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा प्रकार परिवार के प्राणी शास्त्रीय प्रकार्यों में शामिल नहीं है? यौन शिक्षाओं की पूर्ति, भोजन का प्रबंध, संतानोत्पत्ति,
संतानोत्पत्ति, प्रजाति निरंतरता, बताइए कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर है बच्चों भोजन का प्रबंध, क्योंकि यहाँ पे हमसे ये पूछा गया प्राणी शास्त्रीय प्रकार्यों में कौन सा शामिल नहीं है, तो यही शामिल नहीं है, बाकी सब तो प्राणी शास्त्रीय प्रकार्यों में शामिल हैं। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा प्रकार्य परिवार के आर्थिक प्रकार्यों में शामिल नहीं है। अब बताना है कि आर्थिक प्रकार्यों में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है। निवास एवं विवाह प्रबंध, आय एवं संपत्ति का प्रबंध, श्रम विभाजन, उत्तराधिकारी का निर्धारण, बताइए। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, निवास एवं विवाह प्रबंध, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आर्थिक प्रकार्यों की बात चल रही है, जो फाइनेंशियल जो होते हैं उनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 या अधिक पीढ़ियों के सदस्य साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं, सदस्यों की सामूहिक संपत्ति पूजाघर एवं रसोई होती है। यह परिभाषा निम्नांकित में से किस प्रकार के परिवार को व्यक्त करती है। विस्तृत परिवार, एक्सटेंडेड फैमिली, नाभिक परिवार, न्यूक्लियर फैमिली, संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली या पितृसत्तात्मक परिवार, बताइए। बच्चे इसका सही आंसर है जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। ठीक है, संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है, किसने कहा है बताइए। मैक्स मूलर, डॉक्टर रावती कर्वे ने, या फिर मनु ने, बताइए। बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, मैक्स मूलर ने। ठीक है, मैक्स मूलर ने संयुक्त परिवार को भारत की आदि परंपरा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पति एक अनियमित आगंतुक हो सकता है, पत्नियां अपने पतियों के घर आकर रहती हैं, साधारणतया बच्चों का माता के परिवार की संपत्ति पर अधिकार नहीं होता है, पिता परिवार का सर्वोच्च मुखिया होता है। इनमें से कौन सी पितृसत्तात्मक परिवार की विशेषताएं हैं, बताइए। तो बच्चों जो सत्तात्मक जो परिवार है, जहाँ पे पिता की सत्ता चलती है, वहाँ पर देखिए पत्नियां अपने पति के घर आती हैं, सही बात है। साधारणतः बच्चे जो हैं उनका माता के परिवार की संपत्ति पे कोई अधिकार नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। पिता परिवार का सर्वोच्च मुखिया होता है, सही बात है। लेकिन जब वो सत्ता ही पिता की चल रही है तो वहाँ पे पति एक अनियमित आगंतुक हो सकता है, ये बात बिल्कुल जो है गलत है। तो इसका जो ऑप्शन होंगे, ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि 2, 3 और 4 इसका सही आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों क्वेश्चंस आपके यहीं पे ख़त्म हो गए हैं सारे, बाकी आपको और भी क्वेश्चंस शाम की जो क्लास होगी रात को 10 बजे उसमें आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को यहीं पे हम लोग बंद करते हैं। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हमें, और क्लास को बच्चों लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।